करना चाहिए। अगर ये कृषि खुशहाली लाती तो लाखों किसान कभी आत्महत्या नहीं करते। आज लाखों कर रहे हैं, लाखों किसान खेती छोड़ चुके हैं, 40% किसान छोड़ने को तैयार है, तब ये कृषि कैसे लाभदायी होगी? ये बात आप लोगों को समझ के आज से ही परिवर्तन का दौर शुरू करना है आप लोगों को। बहुत सरल है ये जो कुदरती खेती है, बहुत सरल है। फिर उसने ये मुझे समस्या बताई, कुदरत ने मुझे ये समस्या बताई कि ये समस्या रासायनिक कृषि में पैदा हुई है। पहले मिट्टी निर्जीव हो गई, मिट्टी निर्जीव होने से हमारा भूमि का जलस्तर घट गया। दूसरी बात उसने बताई कि बीजों का मूलभूत अधिकार तुमसे छीन लिया गया। अब मूलभूत बहुत अच्छे उन्नत बीज बोल के, अगर उन्नत बीज थे तो हम सब किसान उन्नत होना चाहिए था, लेकिन हम उन्नत नहीं हो रहे। हमारे बीज अपना मूलभूत अधिकार था, उसका शोषण हो गया, वो बीजों को समाप्त कर दिया और धीरे धीरे बीज आज हम पूरी तरह से परावलंबी हो गए। तो परावलंबन आ गया बीज में। मैं आपको बीजों की बात बताता हूँ, इतने उन्नत बीज थे, सिर्फ हमने इसको नहीं समझा और इसको नहीं समझ के सीधी रासायनिक कृषि की। अब वैज्ञानिक बोलते हैं कि इस देश को 50 करोड़ लोगों के पेट नहीं भरते थे पहले कुदरती खेती में, लेकिन हमने जब से जहर वाली खेती लाई या रासायनिक खेती लाई तो हम 100 करोड़ लोगों के पेट भर रहे हैं। बिल्कुल मिथ्या प्रचार है, बिल्कुल गलत प्रचार है ये। रासायनिक खेती से इस देश में खुशहाली नहीं आई। इस देश में खुशहाली अगर किस चीज से आई होगी तो वो पानी से आई है। मैं बाद में बताऊंगा ये पानी का किस्सा आपको कि क्या है पानी का किस्सा। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपने बीज भी खो दिए, लेकिन वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं आज भी कि 212 मिलियन टन अनाज की उपज होती थी 208, 9, 10 में, लेकिन अब 250 के ऊपर चले गया है, 250 मिलियन टन पे। वो भी बात मैं आपको पानी का जब आएगा किस्सा तब बताऊंगा आपको क्या है इसका रहस्य। फिर हम लोगों ने ये बीज, पहले बहुत उन्नत किस्म के बीज थे हमारे पास। मैं कुछ बीजों के नाम बताता हूँ। चावल की कई प्रजातियां थी, गेहूं की बहुत अच्छी प्रजातियां थी, लेकिन ज्ञान नहीं था, कुदरती खेती का ज्ञान नहीं था, वो पानी नहीं था हमारे पास, इसीलिए हम खुशहाली नहीं ला पाए थे। फूल गोभी के बीज मुझे याद आता है जब 75 में मैं खेती करता था, जब तक थे हमारे देसी बीज। कौन से थे? अब फूल गोभी का पहला ऋतु चक्र के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया था। वो बीज था पहला कुआरी, दूसरा था कार्तिकी, तीसरा बीज का नाम था अगनी, बड़े पॉपुलर किसानों में नाम थे। तीसरा अगनी, चौथा था पुसी, बहुत अच्छी पैदावार देता था, हमारा देसी बीज था, बहुत सस्ते में मिलता था। और चौथा था मागी। इनके दाम क्या थे? तो उनके दाम 1990 तक मात्र इन बीजों के दाम थे 400 रुपए किलो में, हमें 1 किलो बीज मिल जाता था। इसी तरह बैंगन की कई प्रजातियां थी। आज भी आपके यहाँ बालाघाट में आज भी मैं देखता हूँ अभी भी बीज संरक्षित है। आपके यहाँ भटा लगता है, बड़ा प्यारा बड़ा मीठा भटा होता है। ये हाइब्रिड भटे के मुकाबले, वो हाइब्रिड उसके मुकाबले कुछ भी नहीं टिकता, क्योंकि मैंने उसकी सब्जी खाई है, पिछले वर्ष ही खाई है। आपके वारासिवनी लालबरा उस इलाके में गया था मैं, वो भटे का इतना मीठा भटा, वो देसी भटा, देसी किस्म आप लोगों के पास है अभी भी वो बीज। तो ऐसी कई किस्में थी हमारे पास, गोभी की, भटे की, गेहूं की, चावल की, सारी प्रजातियों की किस्म हमने विकसित कर ली थी। धीरे धीरे इन कंपनियों ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया। अब ये 400 रुपए किलो का फूल गोभी का बीज 1 किलो में मिल जाता था 1990 तक। फिर इसके बीजों के दाम बढ़ते बढ़ते आज अगर बाजार से हमें फूल गोभी का बीज लेना है तो 30,000 से लेके तो 36,000 रुपए किलो तक इसके दाम देने पड़ते हैं हमें। 36,000 रुपए किलो में लेना पड़ता है। तो 400 रुपए का बीज किन दामों में लेना पड़ रहा है? 36,000। और ये बिना रासायनिक खाद के जहर के होते नहीं ये बीज, यानी इन पे रासायनिक खाद और जहर इस्तेमाल करो तो इसके निकलने वाली अनाज ये जहर, इसका ऊपर निकलने वाली सब्जी जहरीली है। हमारा भी शोषण हुआ, मानवीय स्वास्थ्य का भी शोषण हुआ। इस तरह से इनके बीजों ने खतरनाक हालात पैदा कर दिए।
400 का बीज, अब ये 400 का बीज है, हो सकता है 400 का बीज है, तो जो किसान इसका बीज उगाते थे हो सकता है वो 1200 रुपये किलो उनको उगाने का बीज का देने लग गए। हम लोग लालच में आ गए कि 400 के 1200 मिल रहे हैं, तो उनके लिए बीज उगाने लगे, हाइब्रिड बीज उगाने लगे, उनके लिए बीज उगाने लगे, तो ये 400 के बीजों को उन्होंने समाप्त कर दिया धीरे धीरे। अब इसमें से 1200 कम भी हो जाए तो उनका मुनाफा घटा क्या, बेताशा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हम लोगों का शोषण हो रहा है। जो बीज, अगर यही बीज हमारे स्वयं के हो तो हम आज़ादी की खेती कर सकते हैं। तो हमारे आज़ादी के बीज ये नष्ट हो गए, गुलामी के बीज अब हमारे पास आ गए। ये खतरनाक हालात हो गए हमारे बीजों के मामले में। तो तीसरी समस्या होगी बीज। चौथी समस्या, अगर आपने कुदरती खेती की, आपने किसी भी प्रकार की खेती की, तो दुनिया में तापमान बढ़ रहा है। ये तापमान बढ़ने से ये भोजन का चक्र, पानी का चक्र, हवा का चक्र, ये कई सृष्टि के जीव और वनस्पति मिला के तैयार करते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ते हुए तापमान से क्या होगा, वातावरण में बदलाव तैयार होगा। तापमान बढ़ते बढ़ते ग्रीष्म में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो सर्दियों में सर्दी इतनी होगी कि आपके बालाघाट में हो सकता है 10 साल बाद बर्फ देखने को मिल जाए। हो सकता है आपके बालाघाट में अभी सर्द गिरती है वो सर्दी ना हो। तो ये बदलाव आएंगे। ये बदलाव से क्या होगा, सृष्टि के लाखों प्रकार की वनस्पति की और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होगी। तो ये तापमान का जिम्मेदार कौन है? ये तापमान का जिम्मेदार रासायनिक खेती के साथ औद्योगिक जो प्रगति हुई वो प्रगति जिम्मेदार है। अब कृषि जिम्मेदार है, तो कृषि से हम इस तापमान को रोक सकते हैं। वो रोका है हमने, अपने खेत के तापमान को रोक के अपनी खेत की उपज बढ़ाई है हमने। वो उपज कैसी बढ़ाई वो बाद में बात करेंगे। तो ये तापमान भी एक हमें दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब मिट्टी भी गई, पानी भी गया, बीज भी गया, वातावरण में बदलाव आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, ये खर्च, इसका सीधी परिणति ये हुई कि इसका खर्च बढ़ रहे हैं और उपज घट रही है। अब खर्च बढ़ रहा है, उपज घट रही है, उसका परिणाम ये हुआ कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे। खेती में फिर यांत्रिकीकरण हुआ। खेती में जहरीले जो घास को मारने वाले दवा का निर्माण हुआ, तो घास को हम जहर से मार देते हैं, तो हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो फिर नीतियां बनने लगी। वो नीतियां हमारे लिए घातक थी। तो छठा काम ये हुआ कि ये कृषि ने बेरोजगारी पैदा की। अब बेरोजगारी पैदा की तो फिर बाद में नीतियां बनी। नीतियों में क्या आया, सातवीं समस्या हमारे सामने, किसानों के सामने, हमारे श्रम का अवमूल्यन हो रहा है, हमारी ताकत का लूटमार हो रही है। किससे हुई लूटमार? हो फिर वो लूट का, ये बेरोजगारी, पहले तो इन तंत्रों से बेरोजगारी खड़ी कर दी, फिर उसके बाद में 2 रुपए किलो में अनाज, 2 रुपए किलो अनाज, कोई दिक्कत नहीं, मुफ्त में मिलना चाहिए। जो अनाज उगाता है उनको मुफ्त में मिलना चाहिए, जो अनाज नहीं मिलाता उनके लिए नीतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरा 2 रुपए, फिर रोजगार गारंटी। अब रोजगार गारंटी क्यों कर दी? क्योंकि रोजगार हमने इससे नष्ट कर दिया, इसलिए रोजगार गारंटी। यानी देखिए 2 रुपए किलो में अनाज, 2 रुपए किलो में अनाज हक है। किसका हक है? जो भूमि पे काम करता है उनका अधिकार है 2 रुपए किलो में उनको, क्योंकि वो अनाज उगा रहे हैं। लेकिन ये सारी नीतियां जो बनी वो राजनीतिक लाभों के लिए बनी। इसकी वितरण व्यवस्था श्रम पे आधार पे नहीं बनाई हम लोगों ने। ये व्यवस्था रोजगार गारंटी जो है वो गलत नीतियों की परिणति है कि आज हमको इसमें बनाना पड़ा रोजगार गारंटी। रोजगार गारंटी, अरे पहले नष्ट कर देते हो फिर गारंटी देते हो, उसमें भी भ्रष्टाचार करते हो, उसमें भी पैसा नहीं पहुंचता, मेहनत कश लो। तो क्या हुआ, ये जो नीतियां बनी इससे हम लोगों के जीवन शैली के ऊपर आघात हो गया। हम लोगों की जीवन शैली बदल गई। हम लोग परावलंबी हो गए कि सरकार से तो मिलता है 2 रुपए किलो में अनाज, तो हम मेहनत करना भूल गए, मेहनत कश लोग। तो अपनी ताकत को हम भुला बैठे और कृषि के साथ हमारे संबंध विच्छेद होते गए। यानी हम मेहनत करने वाले लोग कृषि से पीछे हटते चले गए। उसकी परिणति धीरे धीरे आपको खतरनाक हालात देखने को मिलेंगे। तो मैं बोलता हूँ 2 रुपए किलो में नहीं, मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। लेकिन किसे मिलना चाहिए?
हफ्ते में 7 दिन जो खेती में काम करेगा उसी को 2 रुपए किलो में अनाज मिलना, उसको मुफ्त में मिलना चाहिए, 2 रुपए भी नहीं, उसको मुफ्त में, क्योंकि उसका अधिकारी है वो, उसको मुफ्त में अनाज मिल। ये मुफ्त में अनाज देंगे तो आप पैदावार उतनी है क्या आपके पास? कुदरती खेती में होगी क्या? तो कुदरती खेती में ताकत है कि 2 रुपए नहीं, मुफ्त में अनाज देने की ताकत कुदरती खेती में है। इस तरह से इन समस्याओं को हमने पैदा कर दिया है। तो ये रोजगार गारंटी, 2 रुपए किलो के अनाज, ये सारे राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, जो खतरनाक बात है। ये इनकी वितरण व्यवस्था श्रम पे आधारित होनी चाहिए, तो बात बनेगी, तो राष्ट्र की खुशहाली आएगी। ये हमारे सामने समस्या है। फिर धीरे धीरे जब मैं कुदरती खेती करने लगा तो मेरी ताकत का एहसास कुदरत ने करवाया कि मेरी ताकत किस चीज में है। मुझे 5 बिंदु दिए कुदरत ने। अब उसने मुझे किसान की ताकत बताई। किसान की शक्ति बताई। ये शक्ति किसान की इतने सरल तरीके से है कि आम जो बिना पढ़ा लिखा किसान है वो भी आसानी से समझ के बहुत अच्छी खेती कर सकता है। इतने सरल तरीके बताए मुझे अपनी ताकत के। उसने बताया मुझे मेरी ताकत, जो समस्या है वो ही मेरी ताकत है। समस्याओं को हम समझ के उसका निराकरण करें। तो पहली ताकत है माँ। पहली ताकत माँ। माँ यानी कौन? उसने मुझे बताया, जब मैं कुदरती खेती करने लगा तो मिट्टी को अनायास में माँ कहने लगा, क्योंकि वो मुझे अपने लालच से कई गुना दे रही है सारा निर्माण करके। तब मुझे उसका संबोधन माँ करना पड़ा। अब मैं उसको मिट्टी नहीं कहता, मिट्टी को मैं ब्रैकेट में डालूंगा। ये है माँ यानी कौन? मिट्टी यानी हमारी माँ है। माँ को कोई जहर देता है क्या? माँ को कोई बीज देता है? लेकिन माँ के अर्थ को समझ तो ले, हम समझ लेंगे तो वो कृषि करने लगेंगे कि ऐसी कृषि हमें करनी चाहिए। दूसरी ताकत मुझे बताई पानी, और तीसरी ताकत बताई बीज, और चौथी ताकत बताई मुझे पानी। बड़ा अहम मुद्दा बताया नेचर ने मुझे कि पानी के साथ अपने संबंध कैसे होने चाहिए। पानी के साथ अपने संबंधों का निर्वाह जब हम करते हैं तो किसी भी गांव में पेयजल का अभाव नहीं होगा, किसी भी गांव में बिना सिंचाई वाली जमीन नहीं होगी, क्योंकि हर किसान को पानी उपलब्ध है। लेकिन इनके तकनीकों को समझने की जरूरत है। तो दूसरी तकनीक मुझे दी पानी की और ताकत बताई। तीसरी ताकत बीज, और चौथी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, फसल चक्र, कृषि का विज्ञान का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया मुझे कि आज की खेती ये सारी कंपनियों के लिए होती है। कंपनियों के बड़े बड़े कारखाने चलाने के लिए, कंपनियों के बड़े बड़े उपज के जो दावे किए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो फसल चक्र वो अपने लाभों के लिए। लेकिन ये फसल चक्र किसान के लाभ के लिए हमने समझा। पांचवा, ये जो निर्माण हो गई बेरोजगारी, तो पांचवा शास्त्र उसने बताया हमें श्रम शास्त्र। ये 5 ताकत किसान की शक्ति बताई मुझे। अब एक एक बिंदु को हम समझते चले। अब मैं कहता हूं पहली ताकत किसान की माँ है। केमिकल खेती में बड़े गणित होते हैं उपज लेने के लिए कि उसमें कितना ml जहर डाला जाए, कितना उसमें यूरिया डाला जाए, कितना उसमें फास्फोरस डाला जाए। इसमें कोई गणित नहीं है। ये सरल तरीके से आम आदमी को समझने वाली जुबान है ये कृषि की। अब ये जब मुझे इसने ये शक्ति बताई, तब इसने मुझे 3 सिद्धांत दिए। ये शक्तियाँ कब निर्माण होगी, तो उसके इनके सबके 3 सिद्धांत है। वो 3 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत दिया उसने कि इसका ज्ञान, कि माँ के विषय में हमारे जो स्नेहपूर्ण संबंध हो उसका ज्ञान हो जाए एक बार। तो पहला सिद्धांत दिया ज्ञान। दूसरा सिद्धांत दिया उसने
प्लानिंग यानी योजकता, प्लानिंग हम करके अपनी कृषि को निर्माण करें। तो दूसरा सिद्धांत दिया उसने प्लानिंग। और तीसरा सिद्धांत दिया श्रम। हम ज्ञान से कहते हैं, उसको प्लानिंग बनाते हैं और उसको ज्ञान को और प्लानिंग को जोड़ देते हैं श्रम का। तो किसी भी कीमत पे कुदरती खेती में उपज कम नहीं होती, बेहताशा बढ़ती है। ये तीन के आधार पे सारा निर्माण होता है, विनाश नहीं होता। अब ये तीन जब बताए तो उसने ये शक्तियों में कृषि का महत्व बताया। ये तीन सिद्धांतों से कृषि का नाम, यही इसी का नाम कृषि है। अब कृषि का नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। कृषि, क्र यानी कृति, ऋषियों जैसी कृति, उसका नाम है कृषि। हम ऋषियों जैसी कृति करते हैं तभी सही कृषि कहलाती है। अब ये कृषि से ये चक्र चलता है। ये चक्र का नाम है इकोनॉमी। इको अंग्रेजी में लगा है इको और बाद में लगा है नॉमी, यानी सृष्टि का नाम ही है इकोनॉमी। हमने द्रव्य को इकोनॉमी बना दिया। हमारी जीडीपी पैसे के आधार पे कम ज्यादा होती है कि कितने की शराब बेची, कितने का हमने फैक्ट्री से निकला हुआ माल बेचा, उसी को हमने इकोनॉमी कर दी। असल इकोनॉमी जो भोजन पानी हवा निर्माण करता है उसका नाम है इकोनॉमी। इसके द्रव्य के रूप में भी मैं कई बातें आपको बताऊंगा। तो कृषि इसने बनाई। फिर हमारे यहाँ अर्थशास्त्र, हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ यानी विचार, विचारों वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। हम लोगों ने द्रव्य से जोड़ दिया उसको, तो ये कृषि से बनता है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र द्रव्य को लेकर नहीं है, ये अर्थशास्त्र सृष्टि को लेकर है। ये सृष्टि जब विकसित होगी तो द्रव्य अपने आप बनने लगेगा। तो ये अर्थशास्त्र बताया मुझे। अब एक एक बिंदु को हम समझेंगे कि ये अर्थशास्त्र क्या है। माँ का अर्थशास्त्र क्या है, पानी का अर्थशास्त्र क्या है, बीज का क्या है, फसल चक्र का क्या है और श्रम शास्त्र का। इन्हीं में छिपा हुआ है अर्थशास्त्र। मैंने फिर कहा ये अर्थशास्त्र द्रव्य को लेकर नहीं है, ये विचारों को लेकर है। द्रव्य अपने आप बनता है इसमें। फिर पहली बात लेते हैं हम, एक एक विषय को समझेंगे। हमने कुदरती खेती जब आरंभ की, नैसर्गिक कृषि, धीरे धीरे एक एक बात समझ में आने लगी। तो सबसे महत्वपूर्ण, अब देखिए माँ शक्तिशाली कैसे। माँ यानी कौन? मिट्टी। माँ यानी मिट्टी। ये मिट्टी शक्तिशाली सिर्फ 4 बातों से होती है, सृष्टि के 4 बातों से। एक, पहला, अंधविश्वास से किसी चीज को नहीं लेंगे, हम विज्ञान के तौर पर लेंगे। पहला गोपालन। गोपालन कृषि का आत्मा है, इसी से हमारी माँ शक्तिशाली बनती है। गोपालन मैं अंधविश्वास से कहीं नहीं ले रहा हूं, इसको विज्ञान की कसौटी पे मैंने इसको जांचा है। दूसरा, हमारी माँ शक्तिशाली होती है वृक्ष से। दूसरा, वृक्ष यानी कृषि उन्नत इनसे होगी, गोपालन से, वृक्ष से कृषि उन्नत होगी। तीसरा, पक्षी। चौथा, वनस्पति। बहुत मजेदार दृश्य देखिए हम लोगों ने। कृषि को क्या लगता है? खाद लगता है और कीट को नियंत्रण करने की प्रणाली लगती है। तो ये सारे 4 तथ्यों में हमारे लिए बेहद खाद छिपा हुआ है। हमें चाहे जितना खाद इनसे मिलता है, इसमें सारी कीट नियंत्रण करने की क्षमता है ये चारों प्रणाली में। तो खाद भी मिलता है और कीट नियंत्रण भी इनसे होता है। इस तरह से हम लोग अब ये माँ को शक्तिशाली करने वाले 4 घटक को समझेंगे।